हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और रेजोनेंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाए तो एक तरह से रेजोनेंस ही है, स्पेशल कंडीशन है रेजोनेंस की, तो इसको हम स्पेशल कंडीशन फॉर रेजोनेंस भी कहते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखिए नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ आपको बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। जैसे ये कंडीशन है आपके, यहाँ बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन अलग से नाम क्यों दिया या फिर इसको रेजोनेंस में कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें डीलोकलाइजेशन की तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट कहते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या है, देखिए जब तक आप दो इफेक्ट को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब जैसे अगर मान लीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में हाइपर कॉन्जुगेशन में डिफरेंस क्या है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज करते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन है डीलोकलाइजेशन की, दो तरीके है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ और सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ और सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ। पाई बॉन्ड का मतलब एल्किन वाले केस में और पी ऑर्बिटल का मतलब कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के केस में। तो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटी है हाइपर कॉन्जुगेशन में, सिग्मा बॉन्ड विद पी ऑर्बिटल। तो एक कंडीशन ये है कि सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, और यहाँ पर दूसरी कंडीशन है सिग्मा बॉन्ड विद पाई बॉन्ड, यहाँ पर एल्कीन। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एल्कीन में और कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल में। तो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, और एल्कीन के केस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब इसको चेक करें तो देखिए ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये CH3 ये CH2+ है। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे काम कर रहा है कि ये मैंने कहा कि बॉन्ड ये यहाँ से यहाँ आ गए, तो जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस कार्बन से बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ से बॉन्ड चले गए और इस पर बॉन्ड आ गए, तो इस पर बॉन्ड आ गए तो माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। तो ये पहला केस है, ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब आप देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है ये यूँ हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका प्लस हट गया, इस पर प्लस आ गया। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस पर प्लस आ गया। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन चल रही। तो आपने क्या देखा कि जो कार्बोकेटायन में कार्बन पे प्लस चार्ज था, हाइपर कॉन्जुगेशन जब आप शो कर रहे हो तो वहाँ पर इसका प्लस कहाँ चला गया, H पे चला गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको दिख रहा है कि ये अब बॉन्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अब आपको मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और एक चीज़ और क्लियर होगी कि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कार्बोकेटायन की अगर हम बात करें तो जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, तो इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, या हम कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर बनेगी। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पेशल कंडीशन है रेजोनेंस की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन की जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगी। तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो एक मेन स्ट्रक्चर प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतनी स्ट्रक्चर। तो जैसे मान लीजिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो एक मेन स्ट्रक्चर और 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 3 स्ट्रक्चर और बनेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4। तो टोटल स्ट्रक्चर जो बनेगी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से वो कितनी बनेगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर की संख्या नहीं पूछ रहा, आपको केवल ध्यान ये रखना है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। क्लियर। अब सेम टू सेम आपके फ्री रेडिकल का केस है। अब यहाँ पर आपके H था और ये प्लस था और यहाँ पर ये क्या फ्री रेडिकल है। तो अब जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा था, अब ये क्या होगा, पार्शियल ट्रांसफ़र होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये यहाँ और ये यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन H पे चला गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लिया और ये H पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से ये यहाँ आ गया और यहाँ से ये यहाँ आ गया। तो आप देखेंगे ऊपर वाले केस में भी 4 स्ट्रक्चर बन रही है, नीचे वाले केस में भी टोटल 4 स्ट्रक्चर बन रही है। ये आपके कार्बोकेटायन है और ये आपके कार्ब एनायन है।
क्लियर। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल किसके, सिग्मा बॉन्ड विद पी ऑर्बिटल। कैसे कि ये जो आपके है सिग्मा बॉन्ड, ये इस पी ऑर्बिटल से इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल का केस हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल का केस हो गया। अब आपके नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड विद पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पे प्लस आ गया, ये था। तो ये हुआ क्या कि ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो आप देखेंगे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या आ गया, माइनस आ गया। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ से आया तो इस पे प्लस नहीं आया, क्योंकि एक आया और एक गया, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आया। फाइनली एच से इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर आपके देखेंगे कि एच प्लस एक बार इस पे है, एक बार इस पे है और एक बार इस पे है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से कि जहाँ पर आपको मेन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिख रही थी, जो आपके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रही है उसमें डबल बॉन्ड वहाँ पर नहीं है। डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, देखिए दूसरी पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ से हट गया और दूसरी पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, क्लियर। ये यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एल्कीन जो है वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जितना अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा बनेगी, और ये आपके एल्कीन की कंडीशन होगी। अब इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत है। इसके केस में अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जिस पे कार्बन पे प्लस है उसके अगले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन। और एल्कीन के केस में अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जिस कार्बन पे, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन, वो अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो उस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है उस पर डिपेंड करेगा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है और हाइपर कॉन्जुगेशन से जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कितनी है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में हमने देखा है कि वहाँ पर हम उसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन है इंडक्टिव इफेक्ट और एक ऑप्शन है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वहाँ पर आपको आंसर जो है वो क्या टिक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों, वो अभी हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो देखिए ऑर्डर तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट से भी आंसर यही है और यहाँ पर इससे भी आंसर यही है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आंसर है स्टेबिलिटी का वो आपके एक्सपेरिमेंटली आता है। किससे आता है, एक्सपेरिमेंटली। ये तो हम क्या कर रहे हैं, समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई हमने कहा इंडक्टिव इफेक्ट से हम इसको समझा सकते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन से समझा सकते हैं, तो आंसर तो फिक्स है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से हम इसको कैसे समझा रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से तो हम कैसे समझाएंगे कि भाई ये CH3 क्या कर रहा है, ग्रुप दे रहा है इसको इंडक्टिव इफेक्ट से। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने देखा कार्बोकेटाइन के केस में कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो किसके पास चला रहा है, जो कार्बोकेटाइन है उसके पास जा रहा है, तो वहाँ पर उसका प्लस क्या हो रहा है, हट रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज रिमूव हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इसको स्टेबल करने का काम कर रहा है। फिर हमने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा बनेगी, और उतनी ज़्यादा बनेगी मतलब उसमें स्टेबिलिटी क्या उतनी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जितने जितने आपके देखिए स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे कि इस केस में 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इस केस में कितने, 3 और 3 6, इस केस में कितने 3 और इसमें 1 भी नहीं है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3+। तो ये आ गया आपके आंसर, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3+। ये आपके आंसर हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया कार्बोकेटाइन का। अब यहाँ पर ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दोबारा बता देता हूँ। 3 जो इफेक्ट हैं, तो वहाँ पर जो ऑर्डर इफेक्ट का वो है रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको क्या करना है कि अगर तीनों इफेक्ट लग रहे हैं तो तीनों चेक कर लीजिए, अगर 2 इफेक्ट लग रहे हैं तो 2 चेक कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको जितने इफेक्ट है वो सारे चेक करने हैं, फिर आंसर फाइनली उससे डिसाइड होगा जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है। एक्सेप्शन बता चुका हूँ, हेलोजन। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आप आंसर निकाल रहे हैं इस केस में, इंडक्टिव इफेक्ट से भी आंसर वही आ रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आंसर वही आ रहा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन मान लीजिए कि आपके सामने ये एग्जांपल है CH3 CH2+ और CH3 CH2 CH2+। अब आपको क्या करना है, इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पर जब आप स्टेबिलिटी ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट से निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये CH3 इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है
और यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा C2H5 और ये हो जाएगा CH2+। ये पूरा इथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। तो आपको अगर इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्डर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एल्काइल जब इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसका इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये CH2+ को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, CH3, और ये कौन दे रहा है, C2H5। इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा किसका है, इसका। तो ज़्यादा स्टेबल कौन करता है, ये। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो आंसर क्या आ रहा है कि ये बाद वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है पहले वाले की तुलना में। लेकिन अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा किस में होगा, इसमें। तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट से तो ये ज़्यादा स्टेबल आ रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन से ये ज़्यादा स्टेबल आ रहा है। तो जब दो इफेक्ट के आंसर सेम आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब दो इफेक्ट के आंसर अपोजिट आ रहे हैं तो वहाँ पर आंसर किसके हिसाब से आएगा, जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है उसके हिसाब से। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको दो में से एक ऑप्शन चूज़ करना है कि भाई स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी, तो वहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के से ज़्यादा क्या चूज़ करना पड़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो अगर केवल इंडक्टिव इफेक्ट है तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है साथ में तो आंसर क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आपको दो में से एक चूज़ करना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, तो आंसर आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर आपके आंसर जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं आ रहा, किससे आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बिल्कुल सिमिलर है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वैसे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। आंसर क्या आ रहा है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और सेम चीज़ क्या है, स्टेबिलिटी। अब ये देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है ये सेम है सब पे, चाहे आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, चाहे फिर आप एल्किन की स्टेबिलिटी की बात करें, चाहे रेडिकल की बात करें। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सीधा सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये सबसे आपको कंक्लूजन क्या है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है कि कोई आपसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ ले, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछ ले या एल्किन की स्टेबिलिटी पूछ ले, वहाँ पर आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर। रेजोनेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा, बिना रेजोनेंस के केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें रेजोनेंस नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हो गई। थर्ड आपके दे रखा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। अब एल्किन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो देखिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसमें हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझी थी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हमने इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं समझी थी। क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल में कोई चार्ज नहीं है। कार्ब एनाइन की हमने समझी थी इंडक्टिव इफेक्ट से। तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कौन समझा रहा है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। कार्बोकेटाइन कौन समझा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी समझा रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी समझा रहा है। और फ्री रेडिकल की कौन समझा रहा है, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो कार्ब एनाइन केवल इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकेटाइन दोनों, और फ्री रेडिकल केवल हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे दे रखा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन में आपको क्या करना है कि कौन सा एल्किन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा एल्किन कम स्टेबल है। आपको कुछ नहीं करना, अल्फा हाइड्रोजन गिनना है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जैसे मान लीजिए ये पहला केस हमने ले लिया, कितने दिख रहे हैं, 3 3 6। देखिए अल्फा हाइड्रोजन मैंने बता दिया। एल्किन के केस में कैसे चेक करना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट अगले वाले कार्बन पे। तो कितने हो गए, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद अगर मैं इसमें गिनूँ 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई। उसके बाद इसकी, इसमें 9 है, इसमें अगर मैं गिनूँ 3 और 3 6, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, इसकी, तो इसकी कम हो गई। उसके बाद यहाँ नीचे दे रखा है, इसमें कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी हो गई। और लास्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप देखेंगे कि जिसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फिर उसके बाद 9 वाले की, फिर उसके बाद 6 वाले की, उसके बाद 3 वाले की और लास्ट में 0 वाले की। तो अगर आपसे कोई एल्कीन की स्टेबिलिटी पूछ ले तो आपको क्या बताना है कि स्टेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसमें कम है उसकी स्टेबिलिटी कम। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि एक केस ऐसा बन सकता है कि जिसमें आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन है लेकिन उसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए। कैसे, ये मैंने आपको यहाँ कंडीशन दे रखी है, एसिमेट्रिक एल्कीन इज़ मोर स्टेबल देन सिमेट्रिक। ये आपके हाइपर कॉन्जुगेशन के डिफरेंट बात है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन तो ये हो गया, अगर ऐसा केस हो जाए कि हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर नहीं निकल रहा तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कैसे,
क्योंकि यहाँ तो आपने क्या देखा कि जितने ऑप्शन है सब में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर बाई चांस सेम हो जाती तो क्या होता, वो वाला केस है। एसिमेट्रिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा सिमेट्रिक से, दूसरा ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा सिस से। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल बनाए। इसमें क्या है कि 2 CH3 है, CH3 और CH3 कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। उसके बाद इसकी बात करें तो 3 और 3 6, और इसकी बात करें तो 3 और 3 6। तो कहने का मतलब है तीनों केस में 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो बराबर आ रहा है। तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एसिमेट्रिक एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, सिमेट्रिक से, और ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, सिस से। तो अब आपको क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके लेफ्ट में और राइट में एनवायरनमेंट सेम है या डिफरेंट है। तो आपने देखा कि डबल बॉन्ड कार्बन के इस साइड देखेंगे तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और इस साइड देखेंगे तो कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप है। तो ये एसिमेट्रिक की कैटेगरी में आएगा। इस वाले में आपने देखा तो कार्बन के एक साइड CH3 और दूसरी साइड भी CH3, तो ये दोनों क्या आएंगे, सिमेट्रिक में आएंगे। तो एसिमेट्रिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक के केस में 2 पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे स्टीरियो के केस में, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर 2 ग्रुप जो हैं, सेम जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड है, मतलब आमने सामने ना होकर अपोजिट साइड है, तो ट्रांस है, और अगर सेम साइड है तो सिस है। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, सिस से। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एसिमेट्रिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर सिमेट्रिक में ट्रांस की ज़्यादा, और फिर उसके बाद सिस की ज़्यादा। तो ये एक केस आपको अलग से ध्यान रखना है, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आपको मैंने स्टेबिलिटी निकालना बता दिया कार्बोकेटाइन की, फ्री रेडिकल की और एल्कीन की, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो आपके लिए क्वेश्चन है 1 प्रोपीन एंड 1 ब्यूटीन, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालना आ गया है तो ये आंसर आपका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो ज़्यादा किसकी होगी, 1 प्रोपीन की या 1 ब्यूटीन की। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है कि ये कंसेप्ट पे हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। कैसे, कि जब आप एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो इससे होता यह है कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, थोड़े बहुत सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में। और जो सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाता है, ये कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इससे क्या होगा कि जहाँ डबल बॉन्ड था उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। कब, जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो 90% लोगों से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उनको क्लिक ही नहीं करेगा कि कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 प्रोपीन और 1 ब्यूटीन, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, ये आपको बताना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि 1 प्रोपीन और 1 ब्यूटीन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1 प्रोपीन और 1 ब्यूटीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी होगी, 1 प्रोपीन की या 1 ब्यूटीन की। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो दे रखा है रिएक्टिविटी एंड डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो ये हम बात कर रहे हैं बेंजीन डेरिवेटिव की। तो बेंजीन डेरिवेटिव में हमने देखा था कि बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहाँ पर हमने रेजोनेंस का जब इफेक्ट पढ़ा था तो वहाँ डिटेल में पढ़ लिया था। तो वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं ग्रुप लगा रहा था +R और -R वाले, तो +R के केस में मैंने कभी भी CH3 नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि CH3 +R शो नहीं करता, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं उसके पास। तो CH3 अगर दे रखा तो वो ग्रुप एक्टिवेटिंग की तरह बिहेव करेगा, डीएक्टिवेटिंग की तरह बिहेव करेगा, वो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ये मैंने क्या करा, बेंजीन पे CH3 लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है कि ये H के बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हमने एल्कीन के केस में देखा था। तो एल्कीन का केस ही है, तो वहाँ पर क्या, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो उस टाइप का केस है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि H पे प्लस आ गया और ये माइनस आ गया रिंग पे। तो अब देखने में अगर आप इसको भूल जाएं तो अभी आपको वैसा दिख रहा है जैसे हमने +R में पढ़ा था। +R के केस में क्या था, बेंजीन रिंग पे माइनस आ जाता है,
मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो कुल मिला के CH3 जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब दे कौन से इफेक्ट से रहा है, तो आंसर है H, हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है। किससे दे रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप इंडक्टिव इफेक्ट भी बता सकते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से देने के केस में क्या होता है कि आप उसका डायरेक्टिंग इफेक्ट नहीं समझा पाएंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेटिंग कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये अभी हमने देख लिया। तो यहाँ पर अगर आपसे वो पूछे CH3 ग्रुप एक्टिवेटिंग है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर, इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर गलत आ जाएगा। ये CH3 है। अब यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो ये हो गया कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या हो गया, एक्टिवेटिंग। दूसरी बात ये कौन सा डायरेक्टिंग है, माइनस कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख रखा है, एल्काइल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपको ध्यान रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट मत कर देना गलती से भी, ठीक है। एल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट याद कर लिया तो आप अगर गलती से इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो आंसर है हाइपर कॉन्जुगेशन, और अगर एक ही दोनों ऑप्शन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन टिक करना है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट है। हालांकि ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ आपको। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये 4 ऑप्शन में आ जाए और वो कहे कि इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, किसके लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये ग्रुप क्या है, -R लगा रहा है, तो ये तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा नहीं, क्योंकि -R रिएक्टिविटी कम कर दी। ये बेंजीन है, कंपेरेटिवली के लिए रेफरेंस ले रहे हैं। अब ये दो ग्रुप हम क्या कहेंगे कि ये भी एक्टिवेटिंग है और ये भी एक्टिवेटिंग है, तो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हट गए। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, तो अब ज़्यादा एक्टिवेटिंग कौन सा है वो हम क्या चेक कर रहे हैं, OH और CH3। अब OH जो है +R से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और CH3 दे रहा है +H से, या सिंपल H से आप कह दीजिए। तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, +R रेजोनेंस शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, +H कह दीजिए। तो इन दोनों में से डोमिनेटिंग कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। एक्सेप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है रेजोनेंस से। तो यहाँ पर क्योंकि ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद इसका नंबर है, ठीक है, क्लियर है। तो एक्टिवेटिंग है एल्काइल ग्रुप अगर है, जैसे मान लीजिए एल्काइल बेंजीन कोई सा भी है, ये तो टॉलिन का एग्जांपल दे दिया, दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है। तो एल्काइल बेंजीन में एल्काइल ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा डायरेक्टिंग इफेक्ट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। क्लियर। तो अगर ये 4 ऑप्शन आ जाए, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आए कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो अगर कोई भी ग्रुप ऐसा है जो +R शो कर रहा है, वो एल्काइल बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और सबसे कम कौन सा होगा, जिसमें -R वाला ग्रुप है। यहाँ पर NO2 है तो ये -R है, सबसे कम रिएक्टिव है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। यहाँ पर तो क्या मैंने अलग अलग इफेक्ट लगा दिया, एक में +R है, एक में +H है, एक में -R है। ये ग्रुप क्या लगा रहा है, -R, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, कंपेयर करा रिएक्टिविटी को। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहाँ पर वो पूछता है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है या सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं, केवल सबसे ज़्यादा और सबसे कम। अब हम अगर मान लीजिए कि ये सोचें कि ये जो इसकी रिएक्टिविटी है बेंजीन की, या ये जो ग्रुप है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्यों। अगर मान लीजिए आप सोचते +I इफेक्ट है, सपोज जैसे मैंने यहाँ लिखा ना +I का आपको नहीं करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन करना है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आप +I लगाते तो आप क्या देखते, केवल CH3 है, इसका +I कम है, फिर इथाइल ग्रुप है, इसका +I ज़्यादा है, फिर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसका +I और ज़्यादा है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो ऐसे ना लिख के शॉर्ट में लिख दे इथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब आप वहाँ पर अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर निकालते तो आपका आंसर क्या आता कि इससे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका है, इससे ज़्यादा इसका है और इससे ज़्यादा इसका है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होना चाहिए, आपका आंसर क्या आता है ये। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो आंसर आएगा ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ रखा है, टॉलुइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इथाइल बेंजीन से, इथाइल बेंजीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, और आइसोप्रोपाइल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन से। कारण क्या है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर ये क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ कितने हैं, 2। देखिए आगे वाले हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन में केवल अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके आगे वाले नहीं कर रहे। तो ये 2 हैं। यहाँ कितने हैं, 1, यहाँ कितने हैं, 0।
तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ये आपके एल्काइल बेंजीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन काम आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 4 दे रखे हैं एसिड डेरिवेटिव आप कह लीजिए, वहाँ पर वो पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा और सबसे वीक एसिड कौन सा होगा। तो हमने ये देखा है कि अगर एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब वो चाहे -I से इलेक्ट्रॉन ले रहा है या -R से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई ग्रुप, तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो 4 एसिड है, मुझे बताना है कि भाई मुझे इसको अरेंज करना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा, उसके ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप की नेचर देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या शो कर रहा है, +R शो कर रहा है। ये जो ग्रुप है CH3 ये क्या शो कर रहा है, +H हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पर ये जो NO2 है ये -R शो कर रहा है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये NH2 जो ग्रुप है ये +R के साथ साथ -I भी शो करता है, और CH3 जो है +H के साथ +I शो करता है, और NO2 जो है -R के साथ -I शो करता है। अब ध्यान ही आपको ये देना है कि रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का नंबर और उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट का नंबर। दूसरी सबसे और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा पे लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रुप है, हम कह रहे हैं कि रेजोनेंस डोमिनेंट है कब, जब वो ऑर्थो पे है या पैरा पे। अगर मान लीजिए गलती से मेटा पे लगा दिया तो वहाँ रेजोनेंस का कोई इफेक्ट लगेगा ही नहीं। ये हमने पॉइंट पढ़ रखा है। तो ये जो भी मैं रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ ये ऑर्थो पे पैरा पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट और ये सब है, ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया। अब मेन बात क्या है कि यहाँ पर हमको -R को चेक करना है, क्यों, क्योंकि डोमिनेटिंग वो है। यहाँ पर हमको +H को चेक करना है और यहाँ पर हमको +R को, मतलब इनको हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब हमने क्या देखा कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा वो उसकी एक्टिविटी को कम करेगा या वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो ये +R से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। ये +H से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। और यहाँ -R से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। उसके बाद ये है क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये आपके रेजोनेंस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर ये आपके ऑर्डर आ जाएगा। इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में उल्टा होता है कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, और कोई लेने वाला है तो उसको घटाने का काम करता है। तो यहाँ पर ये ले रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। फिर उसके बाद अब इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो देगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही आ गया। इसके बाद अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूँ, यहाँ पर ये वाला दे रखा है। अब स्टेबिलिटी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा प्लस को स्टेबल करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। उसके बाद ये है। अब इन दोनों में कौन सा है, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दिस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको एल्काइल ग्रुप नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप रेजोनेंस शो नहीं कर रहा था। तो आपको उस एल्काइल ग्रुप को कहाँ फिट करना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, दे रहा है, लेकिन रेजोनेंस की तुलना में कम दे रहा है। उसके हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ऐसे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है, तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर ये, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, फिर ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है कि मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता। तो अगर गलती से NO2 ग्रुप को मैंने मेटा पे लगा दिया तो वहाँ पर रेजोनेंस काम नहीं करेगा। इसके अलावा अमीन के केस में, सॉरी ये NH2 जो ग्रुप है बेंजीन पे, उसके केस में और COH के केस में ऑर्थो इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है ये आप गूगल पे सर्च करिए। तो जब क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर अगर ऑर्थो इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको बताना है कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा। तो आप गूगल पे चेक करिए कि ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। ऑर्थो इफेक्ट किस पे लगता है? बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव पे और एनिलीन के डेरिवेटिव पे। उसमें क्या है कि आपकी जो ऑर्थो पोजीशन में अगर ग्रुप है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उसको ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। हालांकि आरपीएससी नॉर्मली नहीं पूछती क्योंकि लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये मैंने जो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चंस की, ये सब आरपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको एक्चुअल में क्लियर होगा कि ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं अननेसेसरी नहीं पढ़ रहे। एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर मैं आपको केवल वही थ्योरी पढ़ाऊँगा जो आपके काम की है।
या तो वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में है या फिर वो आपके चीज़ों को समझने में हेल्प करेगी। तो अभी हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, जब हम आरपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ये कहाँ काम आएगी। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आरपीएससी ने कौन से एग्जाम में पूछा है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आरपीएससी के लेवल के ही कर रहे हैं, ना तो उससे बहुत ज़्यादा लेवल के करेंगे ना उससे कम लेवल के करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।